हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो अभी हम कर रहे थे मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो है पेपर 2 कॉमर्स यूनिट 5 का टॉपिक 2, और उसके हम सेकंड पार्ट को अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। उसमें हमने पढ़ा रेंज के बारे में, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में, मीन डेविएशन के बारे में, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड यूजीसी ने इतना हाई कर दिया है ना कि हर बार इसमें से ही क्वेश्चन पूछता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसी के लिए मैंने स्पेसिफिकली पार्ट 2 इसका यहाँ पे प्लान किया है, सो दैट हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिटेल में कर पाए। तो चलिए समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्टैटिस्टिक दैट मेजर्स द डिस्पर्जन ऑफ डाटा सेट्स रिलेटिव टू इट्स मीन। तो जो हमने मीन डेविएशन में पढ़ा कि हम मीन डेविएशन में क्या पढ़ रहे हैं, मीन डेविएशन में हम पढ़ रहे हैं डाटा सेट्स का डिस्पर्जन मीन, मीडियन और मोड से कितना है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें हम पढ़ेंगे ये दिस इज कैलकुलेटेड जस्ट विद द मीन, ये सिर्फ मीन से ही कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, उसको यहाँ पे हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन के जैसा ही है ऑल्दो, लेकिन जो मीन डेविएशन में हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं ना, जहाँ पे हम माइनस साइन इग्नोर करते हैं, वो स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं किया जाता है। सो दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड डेविएशन की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कंपेयर टू मीन डेविएशन, और मोस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज होता है। सो ये इसके हम पढ़ते हैं कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे डिनोट किया जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किया जाएगा सिग्मा साइन से। दिस इज द साइन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये क्या है, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये जो आपका वेरिएंस कैलकुलेट किया जाएगा, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन in finance is often used as a measure of relative riskiness of the asset। ये लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे यूज किया जाता है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइनेंस में यूज किया जाता है किसी भी एसेट की रिस्कीनेस को निकालने के लिए। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि पहले भी यूजीसी ने इस लाइन पे से ही क्वेश्चन बनाया है। वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपको दे देंगे कि किसी स्टॉक की वॉलेटिलिटी ज्यादा है, कम है, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या रिलेशन है। सो इसको हम पढ़ेंगे। अ वॉलेटाइल स्टॉक हैज अ हाई स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि जहां पे हाई स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया वहां पे आपका स्टॉक की वॉलेटिलिटी ज्यादा है। वॉलेटिलिटी मतलब क्या है कि वो स्टॉक ज्यादा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है यहाँ पे। और व्हाइल द डेविएशन ऑफ अ स्टेबल ब्लू चिप स्टॉक इज रादर लो, यानी कि जो ब्लू चिप आपकी कंपनीज होती है उनकी स्टॉक का डेविएशन कम होता है, यानी कि उनकी फिगर आपको ऐसे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन के जैसे ही दिखेगी। लेकिन जो स्टॉक का रेट ज्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब जिसके भाव ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होता है। और हाई स्टॉक हैज अ हाई स्टैंडर्ड डेविएशन व्हाइल द डेविएशन ऑफ स्टेबल ब्लू चिप स्टॉक इज यूजुअली लो। तो ये लाइन हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, कि अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट दी जाए कि एक ऐसा स्टॉक है जो ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा होगा। तो हमें इस लाइन को यहाँ पे इंपॉर्टेंट में यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। आप भी अपने नोट्स में इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि अगर कोई स्टॉक ज्यादा ऊपर नीचे उसके रेट्स हो रहे हैं डेली बेसिस पे, तो इसका मतलब वो वॉलेटाइल स्टॉक ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका। अगर ये यहाँ पे ऐसे रेट्स होते हैं, किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस ऐसे है, तो इट हैज अ हाई स्टैंडर्ड डेविएशन। It has a high standard deviation. As a downside, the standard deviation calculates all uncertainty as risk even when it is in the investor's favor। यानी कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन की हम बात करेंगे ना, तो हम बात करेंगे यहाँ पे मोस्टली रिस्क और रिटर्न के पर्पज से। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं। हम किसी भी एसेट की रिस्कीनेस को कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न को कैलकुलेट कैसे करना है, हमें कहीं पे इन्वेस्ट करना है, हम उसकी रिस्क को देखते हैं, उसके रिटर्न को देखते हैं। उसको रिटर्न और रिस्क को देखने के लिए हम कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज लगाते हैं।
तो हम उनके क्या करेंगे, प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी में रिस्क ज्यादा है तो इसका, किसी का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो इसका मतलब उसका रिस्क ज्यादा है। किसी का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे, किसी का स्टैंडर्ड डेविएशन इन्वेस्टमेंट में ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे रिटर्न ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, फाइनेंस में हम लोग मेजर किसको यूज करते हैं, फाइनेंस में हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, आपको दो टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, जब आप जितनी भी मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन है सबको इंक्लूड कर रहे हैं अपनी स्टडी में, वो है आपका पॉपुलेशन, यानी कि ऑल द आइटम्स। ठीक है, जैसे हम अगर सेंसस की बात करते हैं, सेंसस में क्या करते हैं, वो पूरी पॉपुलेशन की जनगणना होती है। लेकिन अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठा रहे हैं, यानी कि आपके पास आप कॉलेज के बच्चों के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई आप फाइंडिंग्स कर रहे हैं, तो कॉलेज में अगर 2000 बच्चे, तो उसमें से आप क्या करोगे, उसमें से आप 50-60 बच्चे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस 2000 स्टूडेंट वहां पे ले लेते हैं, वो बन जाता है आपका सैंपल। तो आई होप आपको सैंपल और पॉपुलेशन का मीनिंग क्लियर होगा। तो जब आप पॉपुलेशन से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं तो आपका फॉर्मूला बनता है ये, और जब आप वो सैंपल से कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंस कहां पे आता है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ सैंपल जितना है आपका उसमें से 1 माइनस करके n बन जाता है वो आपका। तो यहाँ पे n क्या है, n बन गया यहाँ पे आपका n-1। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको आप यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप सैंपल से कैलकुलेट करते हैं उसमें से एक कम ऑब्जर्वेशन को वहां पे आप उठाते हैं। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपका सैंपल से आप कैलकुलेट करना है या फिर आपको उसको पॉपुलेशन से कैलकुलेट करना है। तो ये फॉर्मूला आपको गिवन है। यहाँ पे ये क्या है, म्यू, दिस इज एक्स आपकी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे उसकी वैल्यू है, दिस इज अ म्यू जो आपने मीन कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो जो अगर पॉपुलेशन का अगर मीन है तो उसको म्यू बोला जाएगा, यहाँ पे उसको यू से डिनोट किया जाता है, और अगर वो सैंपल का है तो उसको एक्स बार से डिनोट किया जाएगा। सो ये पॉइंट यहाँ पे हमें नोट करना है। इसी तरह से उसका कोफिशिएंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट इज अ रिलेटिव मेजर जो कि आपका यूनिट फ्री है। तो रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मली, ये फॉर्मूले से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। जब इसको यहाँ पे ये परसेंटेज आ जाएगा, जो भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकला है यहाँ से, उसके डिवाइड कर देंगे उसको आप मीन से, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपका आ जाएगा कोफिशिएंट। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। तो चलिए एक बार हम इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉपर्टीज में से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन इज इफ ऑल द observation assumed by a variable are constant, यानी कि सारी ऑब्जर्वेशन सेम है। अगर आपको दिया जाए कि एक डाटा सेट आपको गिवन है, डाटा सेट की सभी आइटम्स का नंबर कितना है, सभी आइटम्स है यहाँ पे 5 5 5 5 5। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, यहाँ पे डाटा सेट आपको गिवन है, जस्ट अ मिनट, ये डाटा सेट आपको गिवन है और यहाँ पे इसमें सारी ऑब्जर्वेशन है 5 5 5 5 5 5 5, ये 5 ऑब्जर्वेशन गिवन है। तो ये सभी इक्वल है, तो इक्वल है तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, उनमें कुछ डेविएशन होगा ही नहीं क्योंकि सब सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट इफ ऑल द वैल्यूज टेकन बाय वेरिएबल x इज k, then say the standard deviation is 0. The result apply to the range as well as mean deviation. यानी कि ये मीन के केस में भी सेम है और मीडियम रेंज के केस में भी सेम है। अगर आपकी सारी ही आइटम सेम होंगी तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट आएगा डेविएशन होगा ही नहीं। डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन का मतलब है कि आप कितना डिफरेंट है, कितना स्केटर्डनेस है, कितना स्प्रेड है। स्प्रेड है ही नहीं जब सब सेम है। सो यहाँ पे ये पॉइंट हमें समझ लेना है। दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन
remains unaffected due to change of origin but is affected in the same ratio due to change of scale। यानी कि ये origin से तो independent होता है, origin हमें पता है प्लस माइनस है और scale हमें पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, लेकिन scale से ये affected होता है। ये ही प्रॉपर्टी सब में अप्लाई होती है, अभी तक रेंज में भी यही अप्लाई होती है, क्वार्टाइल डेविएशन में भी यही अप्लाई हो रही है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यही अप्लाई हो रही है। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना भी आपका एक मोटा मोटी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, सब में यही प्रॉपर्टी है कि सब इंडिपेंडेंट है ओरिजिन से, लेकिन डिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल पे। सो ये आप नोट कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे आपको जैसे आपने ग्रुप मीन कैलकुलेट किया था उसी तरह से आप यहाँ पे ग्रुप के लिए कंबाइंड मीन जैसे आपने कैलकुलेट किया था वैसे ही आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन है। तो आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल कैलकुलेट करते हैं ग्रुप 1 के लिए, फिर ग्रुप 2 के लिए, फिर उससे हम कैलकुलेट करते हैं आपका ग्रुप डेविएशन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसको कैलकुलेट कैसे किया आपने, D1 और D2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना। ये कई बार आपको न्यूमेरिक भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, तो दिस फॉर्मूला बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर, आई मार्क इट इंपॉर्टेंट है। सो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको समझ लीजिएगा। और इसको D1 कैसे कैलकुलेट किया है हमने, D1 को कैलकुलेट करने के लिए हमने किया है यहाँ पे जो फर्स्ट मीन है, यहाँ पे फर्स्ट मीन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट मीन मतलब जो ग्रुप 1 का मीन है उसमें से आपने माइनस कर दिया कंबाइंड मीन को। कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी सीख लिया था, यहाँ पे भी मैंने कंबाइंड मीन का अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया है। फिर D2 आपने उसको कैलकुलेट कर लिया है और ये सारी वैल्यूज को N1 क्या है यहाँ पे ग्रुप 1 की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, N2 क्या है ग्रुप 2 की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उससे आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के स्कोर को स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन उसको प्लस कर देते हैं आप ग्रुप 1 की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जो आपका D1 और D2 यहाँ पे आया है उससे और डिवाइड कर देते हैं दोनों ही ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो ये फॉर्मूला हम याद रख लेंगे। अगर हमारे पास कुछ आइटम्स इस तरह से गिवन है तो हम D1 D2 कैलकुलेट करके और उस फॉर्मूला में वहां पे पुट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता कि आपको शुरू से 100% रिजॉल्व करने के लिए दिया जाता है, आपको कुछ इनमें से गिवन होता है। जैसे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाएगा, ये हो सकता है वहां पे आपको मीन भी दिया जाए, ये वहां पे आप कंबाइंड मीन कैलकुलेट करके D1 D2 कैलकुलेट कर सकते हैं और इन फिगर को यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करके कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे निकाला जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन आपको अलग अलग यूनिट में भी, कई यूनिट में कॉमन है ये पॉइंट, तो वो वहां पे पूछ लिया जाता है आपको। रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अर्थमेटिकल मीन, कि स्टैंडर्ड डेविएशन और अर्थमेटिकल मीन के बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है। सो इसके बीच में रिलेशनशिप क्या बनता है, इसके बीच में रिलेशनशिप बनता है, मैं यहाँ पे इसको नोट कर रही हूँ, दिस इज योर मीन। अगर मीन में आप प्लस कर देते हैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, मीन में आपने प्लस कर दिया 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, सो इट वुड बी इंक्लूडिंग 68.27% ऑफ आइटम। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं हमारी यहां से लेके यहां तक, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां से लेके नीचे से ये देखिए यहां से लेके और ये यहां तक आपकी 100% आइटम है। सो इसमें बताया भी है ये आपका मीन है, यहाँ पे आपने मीन में प्लस माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस माइनस भी करेंगे, प्लस माइनस कर दिया 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये बन गया आपका 68.27% आएगा। फिर आप अगर मीन में प्लस माइनस कर देंगे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो ये कवर करेगा आपका 95.45% ऑफ आइटम्स को। और इसी तरह से आप मीन में प्लस माइनस कर देंगे 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो ये कवर करेगा आपका 99.73% ऑफ आइटम को। सो दिस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से इसको बता देती हूँ कि आप अर्थमेटिक मीन में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस माइनस करते हैं तो ये आपका बनता है 68.27।
अगर आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस माइनस करते हैं तो 95.45 और 3 को करते हैं तो ये 99.73% बनता है। सो ये तीन फिगर आपको हाँ याद कर लेनी है। पहली है आपकी 68.27, कैसे भी तरीके से आप इसको याद कीजिए लेकिन इसको आपको याद होना चाहिए। दूसरा 95.45 और तीसरा है आपका 99.73%। ये क्या है, ये मीन में आपने प्लस माइनस किया एक स्टैंडर्ड डेविएशन को, यहाँ पे आपने मीन में प्लस माइनस किया 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को, यहाँ पे मीन में प्लस माइनस किया आपने 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो आपके पास ये रिजल्ट निकल कर आता है। So friend, I hope this is very important and this is very clear to you. Now moving to the next property. इसकी next property क्या है, ये भी आप कहेंगे कि आप तो मैम सब कुछ ही इंपॉर्टेंट बता रहे हो, इसमें से भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड यूजीसी ने बहुत हाई कर रखा है, तो सभी प्रॉपर्टीज को हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन से क्या रिलेशन है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन ये पॉइंट आपके बहुत स्कोरिंग पॉइंट है। तो ये क्या बोल रहा है कि क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशो क्या बताया है यहाँ पे बताया है इनका रेशो 10, 12 और 15। यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन है आपका 2/3 ऑफ योर स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन डेविएशन क्या है आपका, मीन डेविएशन है आपका 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसी वजह से इनका रेशो यहाँ पे बन गया है 10, 12 और 15 को। तो इसको आप एकदम माइंड में फिक्स कर लेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन, फिर आएगा मीन डेविएशन और फिर आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसकी एब्रिविएशन आप ऐसे बना लीजिए कि दिस इज योर QMS, ठीक है भाई, QMS। क्यों हम MS ऑफिस को पढ़ें, कैसे भी करके आप इनका बना लीजिए और इनका रेशो बन जाएगा 10, 12 और 15। तो कैसे भी करके आप इनको याद कीजिए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, बट डोंट मिस दिस प्रॉपर्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन क्या है क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन से। नेक्स्ट कम्स योर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन n नेचुरल नंबर्स का निकालना हो, यानी कि आपको 10 नेचुरल नंबर का, 5 नेचुरल नंबर का, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे निकालेंगे। तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इन्होंने दिया है यहाँ पे। इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12, फिर उसका कर दिया अंडर रूट। सो यहाँ पे n के ऊपर ही सब कुछ चलेगा। n अगर आपको 10 नंबर का गिवन है तो दिस इज योर एग्जाम्पल। इसके थ्रू हम कर सकते हैं कि 10 नंबर का आपको n गिवन है तो आप यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। 5 का भी आपको गिवन हो सकता है, 15 का भी, कितना भी गिवन हो सकता है ये आपको, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। सो ये क्वेश्चन क्या है, चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पे ये आपको फिगर्स गिवन है, 8 फिगर्स आपको गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है इनका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है किससे कैलकुलेट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं मीन से। सो मीन से कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम उसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने का आपको पता है, इन सबको प्लस करके नंबर ऑफ आइटम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीन। मीन आ गया आपके पास 5। अब क्या करेंगे आप, इस मीन को आप माइनस करेंगे इंडिविजुअल फिगर्स में से और फिर उसका ले लेंगे स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे आपने क्या किया, इसने एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, उसको मैं आपको बता रही हूँ अभी ये कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे आपकी फिगर है यहाँ पे 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7 और 9। ठीक है, इनको मीन में से माइनस करेंगे आप। 2 माइनस 5, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5, 7 माइनस 5, 9 माइनस 5। करेक्ट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये जो आपके पास रिजल्ट आया है इसका हमने ले लिया यहाँ पे स्क्वायर। यस, यहाँ पे हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है इसका हम अभी क्या करेंगे, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर।
तो इसका स्क्वायर आ गया यहाँ पे आपके पास 9111004 और 16, और इसका कर लेंगे हम समीशन। तो इसका समीशन हमारे पास आता है 4, उस समीशन का हमने कर दिया यहाँ पे अंडर रूट। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसको हमने यहाँ पे पुट किया है, और सिंपली हमारे पास आ गया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम इस वे से कैलकुलेट कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये जो फ्रेंड्स आपके पास आया है, ये जो समीशन है, इसको बोला जाएगा, ये है आपका वेरिएंस, और वेरिएंस का जब हम अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे मेरिट्स क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन की। हमने समझ लिया अच्छे से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने एग्जांपल के थ्रू भी समझ लिया, इसकी प्रॉपर्टीज भी सारी समझ ली है। सो नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि हम बता सकते हैं कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएशन बिकॉज ऑफ इट्स मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें पता चल गया है कि हमने अभी तक जितने भी वेरिएशन को मेजर करने के, ये डेविएशन को मेजर करने के मेजर्स, डेविएशन को मापने के मेजर्स पढ़े हैं, उन सब में स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट है क्योंकि इसकी मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इट इज बेस्ड ऑन एवरी आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एवरी आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसमें इंक्लूड किया क्योंकि इसमें हमने रेंज और क्वार्टाइल की तरह से नहीं है कि सिर्फ एक्सट्रीम्स आइटम लिए हैं या फिर बीच की 50% आइटम लिए हैं, इसमें हमने सभी आइटम्स लिए। इट इज ऑल्सो एमनेबल टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन की फर्दर ट्रीटमेंट हो सकती है और इसके बेस पे इसको फर्दर स्टैटिस्टिकल में यूज किया जाता है। लास्ट पॉइंट में हम इसको समझेंगे। इट इज लेस अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग देन मोस्ट अदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। यानी कि अगर हम सैम्पलिंग नंबर ऑफ सैंपल घटाते बढ़ाते हैं तो इसके ऊपर कम प्रभाव पड़ता है इन कंपैरिजन टू द अदर मेजर जो अभी हमने पढ़े हैं। इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का 2 या 2 से अधिक ग्रुप्स के लिए, जो किसी और मेजर में पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नेक्स्ट हमें गिवन है फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 or more distribution, coefficient of variation is considered to the most appropriate। और आपको पता है coefficient of variation क्या है, जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लेते हैं। सो यहाँ पे coefficient of variation बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप दो ग्रुप की वेरिएबिलिटी को कंपेयर करते हैं। ये पॉइंट आगे आने वाली स्लाइड में भी आपको मिलेगा और यहाँ पे भी आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। जब आपको दो ग्रुप की या 2 से ज्यादा ग्रुप की वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना है तो आप किससे करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और वेरिएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, वेरिएंस अपने आप में ही स्टैंडर्ड डेविएशन का ही स्क्वायर है। तो पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर हम बोलेंगे कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही ये बेस्ड होता है। सो यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड इन फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क। यानी कि जब आप स्क्यूनेस हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, कोरिलेशन पढ़ेंगे, उनमें भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करके वो कैलकुलेशंस करते हैं। सो ये जो 2 पॉइंट हैं कि इस पे फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है और ये यूज्ड इन फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क, दीज आर सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसकी डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स भी हम समझ लेते हैं क्योंकि जिसकी मेरिट्स है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी उसकी रहेंगी। सो डीमेरिट्स यहाँ पे इसकी बनती हैं, इट इज द डिफिकल्ट टू कंप्यूट। इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। हमने देखा कि यहाँ पे हमने पहले मीन लिया, फिर मीन का हमने डेविएशन लिया, फिर डेविएशन का हमने स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर का हमने अंडर रूट किया। तो काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे की हैं। सो ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट कि यहाँ पे सब लोगों के लिए ये इतना इजी नहीं है। सो यहाँ पे इसकी पहली डिमेरिट है डिफिकल्ट टू कंप्यूट। फिर दूसरा है इट गिव्स मोर वेट टू एक्सट्रीम आइटम्स एंड लेस टू दोज विच आर नियर द मीन। मतलब क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से मीन जो निकला उसमें से आइटम को माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका डेविएशन ले रहे हैं। तो डेविएशन लेने के बाद हम उसका स्क्वायर करते हैं, जो स्क्वायर की वजह से है, यहाँ पे स्क्वायर करने की वजह से ही आप एक्सट्रीम आइटम को और वेट देते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें बताया भी गया है, एक एग्जांपल दिया है कि डेविएशन 2 and 8
आपने मीन को माइनस कर दिया, सो ये डेविएशन आपके पास आ गया। इनका रेशो क्या है, इनका रेशो 1:4, लेकिन जब हम इनका स्क्वायर कर देंगे तो ये अमाउंट बन जाएगी 4 और 64, और इनका रेशो बढ़ जाएगा 1 और 16 का रेशो तक। तो यहाँ पे क्या हो गया, इट गिव्स मोर वेट टू एक्सट्रीम वैल्यू। तो यहाँ पे 8 को इसने और ज्यादा वेटेज दे दिया, 2 का वेटेज इसने और कम हो गया। क्यों, यहाँ पे इनका स्क्वायर कर दिया, जो स्क्वायर होने की वजह से 2 का स्क्वायर बना 4 और 8 का बना 64, इनका रेशो यहाँ पे बढ़ गया। 1:4 का रेशो था, जो स्क्वायर होने के बाद बन गया 1:16 का रेशो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो आइटम ऑलरेडी बिग है साइज में, वो उसका प्रोपोर्शन और भी बड़ा कर देगा, और जो पहले से छोटी है वो और भी छोटी होती जाएगी। नाउ द थर्ड डिमेरिट इज, सिंस इट डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इट कांट बी यूज्ड टू कंपेयर द डिस्पर्जन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट। ये तो वेरी सिंपल है ये पॉइंट, क्योंकि कैसे है कि दिस इज द एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि ये सेम यूनिट में ही कंप्यूट करेगा जिसमें आपको डाटा सेट गिवन है। तो अगर एक डाटा आपको किलो में गिवन है, दूसरा आपको मीटर में गिवन है, तो उनके स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करके कुछ मतलब नहीं है। वो कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वहां पे यूज नहीं हो सकता है अगर कोई 2 डिफरेंट यूनिट्स गिवन है। तो नेक्स्ट कम्स योर वेरिएंस। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या है, ये रिश्तेदार है। वेरिएंस क्या है, ये जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, सो वेरिएंस बन जाएगा। सो दिस इज द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी क्या है, वेरिएबिलिटी क्या होती है आपकी, वेरिएबिलिटी होती है आपका डिफरेंस, आपका स्पेयर, एक डाटा कितना वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब एक आइटम से दूसरे आइटम कितनी डिफरेंट है। सो वेरिएंस के बारे में एक पॉइंट मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगी। इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द R.A. फिशर। आप ये अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, R.A. फिशर ने इसको सबसे पहले यूज किया था इन 1918। वेरिएंस कब निकल के आया, इन 1918 में वेरिएंस को फर्स्ट R.A. फिशर के द्वारा यूज किया गया। दिस इज द अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। सो ये क्या बताता है आपको, द वेरिएंस tells you the degree of spread in your data, कि कितना डाटा स्प्रेड है। the more spread the data, the larger the variance is in relation to the mean। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर आपका डाटा ज्यादा स्प्रेड है तो आपका वेरिएंस ज्यादा होगा, अगर आपका डाटा कम स्प्रेड है तो आपका डाटा वेरिएंस कम होगा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस क्या है, दोनों ही रिफ्लेक्ट करते हैं वेरिएबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन, बट देयर यूनिट्स डिफर। उन दोनों का यूनिट में डिफरेंस आएगा, क्योंकि यूनिट में डिफरेंस ऑब्वियसली आ जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन तो सेम यूनिट में मेजर होगा जिसमें ओरिजिनल वैल्यू जैसे मीटर्स में, और वेरिएंस एक्सप्रेस्ड होगा मच लार्जर यूनिट में। लार्जर यूनिट में क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला यही है कि ये इसका स्क्वायर है, और जब किसी चीज का स्क्वायर लग जाता है तो वहां पे उसका कई गुना मल्टीप्लिकेशन वो हो जाती है। सो दैट्स वाई कि ये लार्जर यूनिट में एक्सप्रेस करता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम यूनिट में ही डिस्क्राइब करेगा जितना ओरिजिनल वैल्यू है। फिर आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये किस लिए यूज होता है, दिस इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर सीरीज। अगर आपको किसी भी 2 सीरीज दी गिवन है और उनका कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे कैलकुलेट हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने वेरिएंस कैलकुलेट किया, वेरिएंस से फिर आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट किया। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं यहाँ पे जो रिटर्न है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस शोज द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा इन अ सैंपल इन रिलेशन टू द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। की पॉपुलेशन के मीन के कंपैरिजन में बताता है कि डाटा में कितनी वेरिएबिलिटी है। इन फाइनेंस द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलाउज इन्वेस्टर टू डिटरमाइन हाउ मच वॉलेटिलिटी और रिस्क इज अज्यूम्ड इन कंपैरिजन टू अमाउंट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। यानी कि किसी अगर इन्वेस्टमेंट को उनको अंडरटेक करना है तो वो कंपेयर करेंगे रिस्क कितना है और उसका वो रिटर्न से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेरिएंस कंपेयर कर रहे हैं वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा इन रिलेशन टू द मीन। तो वेरिएबिलिटी क्या है, वेरिएबिलिटी आपकी रिस्क है,
और मीन क्या है, मीन आपका यहाँ पे वो लोग रिटर्न की जगह पे मीन को रखेंगे, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से आ जाएगा कि एक इन्वेस्टमेंट कितनी फ्रूटफुल है करने के लिए। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव वेरिएबिलिटी, इट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन और एवरेज उनको बोला जाएगा। तो ये कैसे एक्सप्रेस की जाती है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोफिशिएंट का, यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, यहाँ पे आपने मीन लिया और उसको कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। सो ये फिगर आती है आपकी परसेंटेज टर्म में। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15%, फॉर एग्जांपल ऑफ मीन इज अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो अगर यहाँ पे ये फिगर आती है 15%, फॉर एग्जांपल है ये, यहाँ पे 15% निकल के आया है, तो आपको ये बता रहा है कि दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। द coefficient of variance is particularly useful when you want to compare result from टू डिफरेंट सर्वे। अगर कंपैरिजन की कहीं पे बात आ गई तो इसका कीवर्ड याद रख लीजिएगा आप, कंपैरिजन ये नोट कर लीजिए, जहां पे कंपैरिजन की बात आ गई वहां पे आप यूज करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को। So next point is not to there. If the expected return in the denominator is negative or zero, the coefficient of variation could be misleading. उस केस में क्या होगा, आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका जो मीन है, मीन वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मीन वैल्यू वैसे नेगेटिव नहीं होती है, जीरो भी नहीं होती है मीन वैल्यू, तो यहाँ पे मिसलीडिंग रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज है। तो मीन वैल्यू की जगह पे हम क्या रखते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न रखते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न तो हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न भी कोई इन्वेस्टमेंट में आपको मिल रही हो, सो यहाँ पे अगर नेगेटिव रिटर्न आप रखेंगे मीन की जगह पे तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन के मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू से, यहाँ पे सैंपल के लिए गिवन है तो सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं एस से, और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम नोट करते हैं सिग्मा से। सो ये फॉर्मूला से आप यहाँ पे स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा वेरिएंस क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क हियर, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी और होमोजेनिटी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टू और मोर आइटम। तो इस तरह के वर्ड्स जहां पे भी मिल जाए, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, ये चीज आप नोट कर लीजिए, जहां पे हमें कंपेयर करना है वेरिएबिलिटी को, होमोजेनिटी को, स्टेबिलिटी को, कंसिस्टेंसी को, यूनिफॉर्मिटी को, वहां पे हम यूज करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जिसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दिया मीन से, इसको पॉपुलेशन और सैंपल जैसे भी आपको गिवन है अकॉर्डिंगली आप ये फॉर्मूला वहां पे पुट कर सकते हैं। सो दिस स्लाइड इज this video is very important. This is not just only important for the commerce student, but this is important for the management as well, क्योंकि मैनेजमेंट में भी आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक में इससे बाहर कुछ भी नहीं है जो हमने अभी कवर कर लिया है। सो इस वीडियो को देख के आप अपने नोट्स खुद बनाइएगा और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट आपको ये आज का लेक्चर एकदम टिप्स पे हो जाए। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा फ्रेंड्स। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेरी डाल सकते हैं और आई विल रिजॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।